तो क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन उस दिन बताया था कि जो वी एफ वेक्टर स्पेस है और कोई फंक्शन वी क्रॉस वी से एफ में यदि तीन प्रॉपर्टी होल्ड करता है I1 I2 I3 तो वे क्या कहलाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट फंक्शन कहलाता है। और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी और फंक्शन के साथ एल्जेब्रिक वेक्टर स्पेस क्या कहलाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। तो ये कल डेफिनेशन बताया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो कि पिछले साल कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, डिफाइन इनर प्रोडक्ट ऑन ए वेक्टर स्पेस VF ऑन ए वेक्टर स्पेस VF if alpha or beta belong in Vn are such that alpha is equal to A1 A2 dash dash An और beta is equal to B1 B2 dash dash Bn, ठीक है। एंड अल्फ़ा और बीटा में ये फंक्शन जब लगाते हैं प्रोडक्ट फंक्शन तो ये इस प्रकार से हो जाता है A1 B1 A2 B2 डैश डैश An Bn। यदि ये हो जाता है तो ये वाला फंक्शन जो अल्फ़ा बीटा में हम लगाए हैं तो ये अल्फ़ा बीटा जो फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस An Bn, तो ये वाला जो फंक्शन है वो इनर प्रोडक्ट फंक्शन है, ये शो करना है। देन सो दैट क्या शो करना है कि VnR इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, VnR इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है, ठीक है। विथ इनर प्रोडक्ट विथ एबव डिफाइंड इनर प्रोडक्ट फंक्शन, ठीक है। जो ये प्रोडक्ट फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, जैसे अल्फ़ा का मतलब क्या है A1 A2 डैश डैश An और बीटा का मतलब है B1 B2 Bn। यदि अल्फ़ा बीटा में ये वाला फंक्शन लगा देते हैं तो ये फंक्शन का काम क्या है, इसके फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ कर देता है, इसके सेकंड कंपोनेंट का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ कर देता है, इसके nth कंपोनेंट का मल्टीप्लाई इसके nth कंपोनेंट के साथ कर देता है। ये प्रोडक्ट, तो ये वाला प्रोडक्ट फंक्शन इनर प्रोडक्ट फंक्शन है, ये प्रूव करना है। यानी तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है I1 I2 I3 को, ठीक है, जो इस प्रकार से डिफाइंड है। अल्फ़ा बीटा में जब ये वाला फंक्शन लगाते हैं तो इस वाले फंक्शन का काम क्या है, जैसे मान लो कि x में f लगा देते हो तो x² + 1 आ गया, इसका मतलब 2 में f लगाओगे तो क्या करेगा 2 का स्क्वायर + 1 ना, ठीक है। तो जब अल्फ़ा बीटा में जब ये वाला फंक्शन लगा देते हैं तो ये वाले फंक्शन लगाने की वजह से इसमें किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, इसके अल्फ़ा के फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लाई बीटा के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ हुआ, प्लस फिर अल्फ़ा के सेकंड कंपोनेंट का मल्टीप्लाई बीटा के सेकंड कंपोनेंट के साथ हुआ, फिर प्लस डैश डैश इसके अल्फ़ा के n कंपोनेंट का मल्टीप्लाई बीटा के n कंपोनेंट के साथ हुआ। इस प्रकार से ये फंक्शन डिफाइंड है यहाँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट इस प्रकार से डिफाइंड है। तो क्या ये प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? यदि सेटिस्फाई करता है तो ये वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट फंक्शन वेक्टर स्पेस के साथ जब मिल जाएगा तो वे क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये हम देखते हैं कि जो इस क्वेश्चन में डिफाइंड प्रोडक्ट फंक्शन है
वह इनर प्रोडक्ट फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ठीक है, जो प्रोडक्ट इस प्रकार से डिफाइंड है, तो यह प्रोडक्ट क्या इनर प्रोडक्ट फंक्शन है कि नहीं है। कब होगा इनर प्रोडक्ट फंक्शन, जब 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, I1, I2, I3, नॉन निगेटिविटी और लीनियरिटी और क्या सिमेट्री। ठीक है, तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। तो डिफाइंड, तो डिफिनेशन तो लिखवा दिए थे कल, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था पिछले साल APSC यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तो जो रिफाइंड किए थे तो इसको लिखोगे, क्वेश्चन भर हम सॉल्व करते हैं यहाँ। ठीक है, तो गिवन अल्फा और बीटा बिलोंग इन V and R such that अल्फा इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट है ना, ये छोटा कोष्टक है, A1 A2 डैश डैश AN, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, B1 B2 BN, एंड ए फंक्शन कौन, ये वाला किसके किसके बीच डिफाइंड है, ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम VNR क्रॉस VNR टू कैपिटल F सच दैट किस प्रकार से डिफाइंड है कि अल्फ़ा बीटा में लगाते हैं ये वाला फंक्शन, अल्फ़ा बीटा में लगाते हैं ये वाला फंक्शन, तो क्या हो जाता है, A1 B1 A2 B2 डैश डैश AN BN, देन we have to prove that above function is inner product function, inner product function, and VNR कामा ये वाला फंक्शन से जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना, ये देखो VNR लिखे हैं, कामा लगा के ये वाला फंक्शन लिख दिए, इज, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया, तो इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस, इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, तो किसी वेक्टर स्पेस में डिफाइंड इनर प्रोडक्ट फंक्शन, कोई वेक्टर स्पेस उसमें डिफाइंड इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ क्या कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। जानते हो ना, कोई वेक्टर स्पेस उसमें डिफाइंड इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ क्या कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो इस प्रकार से डिफाइंड है ये इनर प्रोडक्ट फंक्शन है। ठीक है, तो टू प्रूव इट वी हैव टू शो दैट एबव फंक्शन सेटिस्फाई फॉलोइंग 3 कंडीशन। ठीक है, तो क्या लिखोगे, टू प्रूफ एबव डिफाइंड फंक्शन इज इनर प्रोडक्ट फंक्शन we have to show that this function कौन फंक्शन, दिस फंक्शन जो इस प्रकार से है, दिस फंक्शन सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग
प्रॉपर्टीज निम्नलिखित अपग्रहितों को संतुष्ट करे। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या लिखा है, टू प्रूव एबव डिफाइंड फंक्शन इज इनर प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, उपरोक्त फलन को इनर प्रोडक्ट फंक्शन सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि यह फंक्शन निम्नलिखित अपग्रहितों को संतुष्ट करे, निम्नलिखित अपग्रहितों को संतुष्ट करे। ठीक है, तो यहाँ उनमें से पहली प्रॉपर्टी क्या है, I1, जिसका नाम क्या है, नॉन निगेटिविटी। I1 नॉन निगेटिविटी, नॉन निगेटिविटी, नॉन निगेटिविटी। I1 I2 I3 इनर प्रोडक्ट I से बना है, I1 I2 ग्रुप है तो G1 G2 G3 लिखते थे, ये इनर प्रोडक्ट है I1। तो नॉन निगेटिविटी, तो यहाँ पे क्या दिखाते हैं, इसमें दिखाते ये हैं कि अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इतना दिखाते हैं। इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, कुछ राइटर 4 प्रॉपर्टी बना दिए हैं, इसका नाम I1 रख दिए, इसका नाम I2 रख दिए, फिर I3 है सिमेट्री जो है, और फिर लीनियरिटी को I4 लिख दिए, लेकिन हम इन दोनों को मिला करके I1 बना दिए। ठीक है, ठीक है, I1 ग्रेटर देन और इक्वल 0 इज इक्वल टू 0। नॉन निगेटिविटी यहाँ पे क्या होगा, इसका मान पॉजिटिव और इसका मान 0 के बराबर जब इफ़ एंड ओनली इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा इज ग्रेटर दैन, यानी अल्फ़ा का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 या 0 से बड़ा है, ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा के स्थान पे क्या लिखते हैं, अल्फ़ा लिख दिए, और फिर अल्फ़ा का फुल फॉर्म क्या है, A1 A2 डैश डैश AN, ऐसे ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, A1 A2 डैश डैश AN। अब दोनों में ये फंक्शन लगाते हो तो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट इनटू सेकंड वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट, यही ना होता है परिभाषा से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, A1 इंटू A1, A2 इंटू A2 डैश डैश क्या आएगा, AN इंटू AN। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर डैश डैश AN का स्क्वायर। ये हुआ। और किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या कि धनात्मक होगा, निगेटिव किसी हालत में नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप ग्रेटर देन और इक्वल 0 कि नहीं, किसी भी नंबर के स्क्वायर का सम या तो 0 होगा या कि 0 से बड़ा होगा, निगेटिव होने का चांस किसी हालत में नहीं है। तो ये प्रूव हो गया। तो इम्प्लाइज अल्फ़ा और अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे A1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0, A2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0, AN का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो इम्प्लाइज A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर डैश डैश AN का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0। यहाँ पे रीजन में लिख देना इतना चाहे। तो ये आ गया 0 से बड़ा है। एंड क्या लेकर चलेंगे, अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट 0 लेकर चलो, तो अल्फ़ा बराबर 0 दिखाओ। तो अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट 0 लेकर चल रहे हैं ना, तब क्या करेंगे, हम अल्फ़ा बराबर 0 दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, डबल इम्प्लाई लगाते हैं। अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट तो जानते हो, अभी बता चुके हैं। ऐसे लिखेंगे A1 A2 डैश डैश AN और A1 A2 डैश डैश AN, ऐसे। अब इसका परिभाषा से क्या हो जाएगा, डबल इम्प्लाइज। इसको लिख सकते हैं A1 इंटू A1 प्लस A2 इंटू A2 प्लस डैश डैश AN इज इक्वल टू, ये 0 उतारते जाओ, AN इंटू AN इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखेंगे A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर डैश डैश AN का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो n नंबर के स्क्वायर का सम यदि 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई सभी नंबर क्या होंगे, अलग अलग जीरो होंगे। n नंबर के स्क्वायर का सम क्या हुआ, 0 है, तो ये तो कोई नंबर निगेटिव होने का चांस ही नहीं है क्या? किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव होता है क्या? तो जब n नंबर को जोड़ना है तो कोई जब निगेटिव है नहीं तो इसका मतलब सब 0 के बराबर होंगे। यदि ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता तो कट जाता मान लो, पर यहाँ स्क्वायर लगाते किसी हालत में निगेटिव होने का चांस ही नहीं है कोई भी। ठीक है, तो n यदि धनात्मक संख्याओं का योगफल, n धनात्मक संख्याओं का योगफल 0 है तो वे सब संख्याएं अलग अलग 0 होंगी। ठीक है, कोई कहे 5 संख्याओं का योगफल 0 है और सभी धनात्मक है पाँचों, तो पाँचों का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल क्या है, 0 के बराबर है और वे निगेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सब 0 के बराबर होंगे सब। तो यहाँ पे a1 भी 0 होगा, a2 भी 0 होगा, an भी 0 होगा, तभी सबके स्क्वायर का सम 0 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे डबल इम्प्लाइज करके क्या लिख सकते हैं, a1 बराबर भी 0, a2 बराबर भी 0, डैश डैश an बराबर भी 0। ठीक है, अब अल्फा बराबर आपके पास क्या है, अल्फा बराबर ये ना है a1 a2 डैश डैश an। तो यहाँ पे डबल इम्प्लाइज, अब नीचे लिख रहे हैं तो नीचे आते ना होगा, चलो यहाँ तक तो आ ही नहीं गया है। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, a1 का मान भी 0 है, a2 का मान भी 0, तो सब स्थान में 0 रख दोगे तो क्या होगा, ये 0 ना कहलाएगा। तो यहाँ लिखे देते हैं 0 0 डैश डैश 0, तो इसी को कह सकते हैं 0। इसका मतलब अल्फा का मान 0 आ गया कि नहीं आ गया, इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जब हम अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर लिए तो अल्फा का मान 0 दिखा दिए। यदि अल्फा का मान 0 लेकर चलते तो ये भी दिखा देते अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 है। इसीलिए हम दोनों स्थिति दिखाने के नहीं दिखाना चाहते थे तो साथ साथ डबल इम्प्लाइज लगाते गए कि जब ये रहेगा तो हम ये लिख सकते हैं, ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये है तो हम ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। अब ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। जब ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा दिए कि अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 तभी है जब अल्फा का मान 0 है, ये भी दिखा दिए। और ये भी दिखाइए कि अल्फा का इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 या 0 से बड़ा है, निगेटिव किसी हालत में नहीं है। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे, I2 प्रॉपर्टी, I1 प्रॉपर्टी तो दिखा दिए, हेंस I1 प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। अब लिखते हैं I2 प्रॉपर्टी, हेंस I1 प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, हेंस I1 प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। अब हम I2 प्रॉपर्टी दिखाते हैं, I2 सिमेट्री I2 प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या करते हैं, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट। टू प्रूव अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट। अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट, बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट, ये हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए अल्फा बीटा लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो वी सी दैट अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट लेकर चलते हैं। तो परिभाषा से क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा के स्थान पे क्या लिख दें, a1 a2 डैश डैश an, और यहाँ क्या लिख दें, b1 b2 डैश डैश bn, और इसमें लगाना है प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। तो परिभाषा किस प्रकार से परिभाषित है ये इनर प्रोडक्ट, a1 a2 a1 b1 ना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस डैश डैश क्या
ए एन बी एन, क्या है ए एन बी एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना ये कि जब हम वेक्टर स्पेस यहाँ क्वेश्चन में डिफाइंड है ऊपर, तो क्या लिखे हैं, फील्ड सी लिखे हैं कि आर, क्वेश्चन में देखो वी एन आर लिखे हैं कि वी एन सी आर लिखे हैं। तो जब रियल नंबर का फील्ड है तो किसी भी रियल नंबर, जैसे मान लो z इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या है 2 आयोटा है, तो z का बार जो होगा -2 आयोटा होगा, अलग अलग आ गया। लेकिन z इज इक्वल टू मान लो 2 है, तो z को हम क्या लिख सकते हैं, z को लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा के नहीं, तो z का कॉन्जुगेट जब लिखेंगे तो 2 - 0 आयोटा आएगा, तो z का कॉन्जुगेट भी 2 रहेगा, z का कॉन्जुगेट क्या रहेगा 2 ही रहेगा। ठीक है, तो जब रियल नंबर का फील्ड है तो यहाँ बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट नहीं लगाते, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड है तब कॉन्जुगेट लगाते हैं, नोट में भी लिखवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट बराबर बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट, कॉन्जुगेट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ फील्ड रियल नंबर का फील्ड है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड। ठीक है, यहाँ कॉन्जुगेट हटा दो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब ये फील्ड के एलिमेंट हैं, रियल नंबर का फील्ड, तो रियल नंबर जो होती हैं वे मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं। तो यहाँ a1 b1 है तो हम b1 a1 लिख सकते हैं, a2 b2 है तो क्या लिख सकते हैं, b2 a2 लिख सकते हैं, an bn है तो क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। कोई भी रियल नंबर 2 ठे ले लो, 2 और 3 रियल नंबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे 2 × 3 बराबर 3 × 2 होता है कि नहीं होता। ठीक है, कोई भी रियल नंबर ली जाए तो मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं। तो जब कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं तो हम a1 b1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे b1 a1 b2 a2 डैश डैश क्या लिख सकते हैं bn an। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं b1 b2 डैश डैश bn, और इसको a1 a2 डैश डैश an, ऐसे और इस प्रकार का। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं आप, ये है बीटा और ये है अल्फा। तो अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट लेकर चले तो क्या दिखा दिए, बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट आ गया, यही ना दिखाना था। अल्फा बीटा लिए तो अल्फा बीटा, अल्फा के स्थान पे ये लिखे अल्फा का मान, बीटा के स्थान बीटा। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन लगा दिया ये वाले फंक्शन की, तो ये आ गया। अब ये जानते हो कि ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर का फील्ड है, तो रियल नंबर क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं। तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसी को ये लिख सकते हैं, और इसके स्थान पे बीटा लिख दिया, इसके स्थान पे अल्फा, तो अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट बराबर बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट। हेंस प्रॉपर्टी I2 इज आल्सो सेटिस्फाई, हेंस प्रॉपर्टी I2 इज आल्सो सेटिस्फाई, आल्सो सेटिस्फाई। अब कौन सी प्रॉपर्टी लेते हैं, I3 लीनियरिटी, लीनियरिटी। तो लीनियरिटी में क्या दिखाएंगे, टू प्रूफ क्या दिखाना है, ए अल्फा और बी बीटा और गामा गामा इज इक्वल टू दिखाना है ए इंटू अल्फा गामा का इनर प्रोडक्ट बी इंटू बीटा गामा का इनर प्रोडक्ट, ये दिखाना है। ठीक है, ये गामा है। फॉर इट, इसके लिए ए अल्फ़ा और बी बीटा का मान पहले निकालते हैं, इसका किस्तों में निकालेंगे। ठीक है, तो ए अल्फ़ा तो ए लिख लो
अल्फ़ा के स्थान पे क्या लिख दोगे, A1 A2 डैश डैश AN, ये B1 B2 डैश डैश BN। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, A1 A2 डैश डैश AN, इसको लिखेंगे B1 B2 डैश डैश BN। अब इन दोनों को सम करो, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, AN प्लस BN, ऐसे ये आ गया। अब इसको लेकर चलते हैं हम, A अल्फ़ा प्लस B बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे ये लिख देंगे, निकाल चुके हम, इसी दिन के लिए निकाले हैं पहले, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, AN प्लस BN, ऐसे। और फिर ठो क्या है गामा, तो गामा को क्या लिखेंगे, C1 C2 डैश डैश ABC ना, तो C1 C2 डैश डैश CN, ऐसे। अब देखो इसमें डेफिनेशन लगाओगे इस प्रोडक्ट फंक्शन की, तो क्या आएगा, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और दोनों में जब ये फंक्शन लगा देंगे तो क्या होगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इनटू, देखो इसका फर्स्ट कंपोनेंट इनटू इसका फर्स्ट कंपोनेंट, फिर इसका सेकंड कंपोनेंट इनटू इसका सेकंड कंपोनेंट, फिर डैश डैश है इसका यंथ कंपोनेंट इनटू इसका यंथ कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिखेंगे A1 और B1 और ये होगा C1 प्लस A2 प्लस B2 और ये होगा C2 डैश डैश, ये क्या होगा AN प्लस BN और ये CN, ऐसे। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसी को C1 का हर एक के साथ मल्टीप्लाई, तो A1 C1, B1 C1, A2 C2 और B2 C2 डैश डैश, यहाँ क्या लिख देंगे, AN CN प्लस BN CN, ऐसे। इसी को ये लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट पहले लिखो, फिर प्लस लगा के इसका सेकंड कंपोनेंट इसका सेकंड कंपोनेंट इसका सेकंड कंपोनेंट, और सबसे A और B कॉमन लो क्रमशः। तो क्या लिख देते हैं इसी को, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस डैश डैश AN CN, ऐसे। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, B1 C1, B2 C2 और ये B और BN CN, ऐसे। अब क्या करेंगे बोलो, सबसे कॉमन क्या ले लें, इस, ऐसे सबसे कॉमन क्या ले लें, B। तो जब से इस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस डैश डैश AN CN, ऐसे ना। सबसे B कॉमन ले लो तो क्या आएगा, B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस डैश डैश BN CN, ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, A लिखेंगे, A1 C1 क्या है, अल्फ़ा और गामा का इनर प्रोडक्ट है ना, अल्फ़ा और गामा का। तो यहाँ लिख दो अल्फ़ा गामा, गामा का इनर प्रोडक्ट। यहाँ B, ये क्या है, बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट, तो ऐसे लिख दो बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट। तो देखो आ गया जो लाना चाहिए था, A अल्फ़ा और B बीटा गामा का इनर प्रोडक्ट बराबर, ये आ गया देखो। ठीक है, हेंस I3 प्रॉपर्टी इज आल्सो, हेंस I3 प्रॉपर्टी इज आल्सो satisfy in VNR।
हाँ आर जैसे बना के थोड़ा, तो नीचे वाली लाइन बड़ा कर दीजिए ना, तो नीचे वाली लाइन उसकी बड़ी रहती है। ये आर है ना, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। नहीं, हम नीचे वाला लाइन पे जानते हैं। तो आप बनाते रहो, हम तो जैसे जानते थे हम अपने जैसे बनाते हैं, आप अपने जैसे बनाओ। सर मैं कब से यार सोच रही थी। एक लाइन को बढ़ा दो तो गामा बन गया। चलो तो ये क्या आ गया, हेंस आई थी प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाई इन वी एन आर। तो क्या लिखोगे, सिंस फंक्शन, ये वाला फंक्शन फ्रॉम वी एन आर क्रॉस वी एन आर टू एफ, एफ यहाँ पे क्या है आर, आर सेटिस्फाई द all condition of inner product function, inner product function. So this function is inner product function, inner product function, inner product function and algebraic structure VNR a comma, ये फंक्शन वेक्टर स्पेस उसमें डिफाइंड इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। वी एन आर कामा, और जो फंक्शन इसमें डिफाइंड है वो वाला फंक्शन लिख दिए कामा लगा के, और ब्रैकेट बंद, ये कहलाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वी एन आर एंड दिस फंक्शन इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। हैं? आज पढ़ाने भी आ रहा है। कहाँ से, यहाँ से? नहीं, यहीं पे। अच्छा 4:30 बजे से। चलो देखो कितने बज गए, 10 मिनट। चलो 10 मिनट में और बता देते हैं क्वेश्चन। अभी फील्ड रियल नंबर का फील्ड लिए थे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन ये फर्स्ट हुआ, इफ वी एन सी is a vector space over the field of complex number, field of complex number, and a function फंक्शन कौन, ये फंक्शन सच दैट, कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, वी एन सी क्रॉस वी एन सी क्रॉस वी एन सी टू सी एज फॉलोज निम्नानुसार परिभाषित है। एज फॉलोज कैसे परिभाषित है कि फॉर ऑल अल्फा इज इक्वल टू x1 x2 डैश डैश xn और बीटा इज इक्वल टू y1 y2 डैश डैश yn
में यदि अल्फ़ा और बीटा पे लगा देते हैं ये वाला फंक्शन, तब हो जाता है क्या, x1 y1 का कॉन्जुगेट, x2 और y2 का कॉन्जुगेट, डैश डैश xn और yn का कॉन्जुगेट। इस प्रकार से डिफाइंड है। वहाँ कॉन्जुगेट नहीं लगा था क्योंकि रियल नंबर का फील्ड था। ठीक है, देन so that above function is inner product function, and algebraic स्ट्रक्चर क्या, VNC और इनर प्रोडक्ट फंक्शन, ये ब्रैकेट में इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है ना। तो फंक्शन को क्या प्रूव करेंगे, ये फंक्शन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ठीक है, कौन कौन, I1 I2 I3। तो टू प्रूव दिस फंक्शन इज इनर प्रोडक्ट फंक्शन we have to show that this function satisfy following प्रॉपर्टी निम्नलिखित अपग्रहितों को संतुष्ट करे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, I1 का नाम क्या है, नॉन निगेटिविटी। तो नॉन निगेटिविटी में तो जानते हो क्या करना पड़ता है, क्या दिखाना पड़ता है, अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड अल्फ़ा टू प्रूफ अल्फ़ा का जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड, ठीक है, अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 एंड अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा बराबर 0। यही ना दिखाना पड़ता है। पहले तो ये दिखाना पड़ता है कि अल्फ़ा का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 या 0 से बड़ा है, निगेटिव नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या दिखाना है उसी में कि अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट 0 होगा कब, यदि और केवल यदि अल्फ़ा बराबर 0। ठीक है, तो पहले देखते हैं अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट निकाल के। तो अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अल्फ़ा का नाम क्या है, ऐसे लिखा है, ऐसे x1 x2 डैश डैश xn। यहाँ भी क्या लिखेंगे, x1 x2 डैश डैश xn, और यहाँ पे ये फंक्शन जब लगाएंगे तो क्या होता है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट पहले वाले वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरे वाले वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट का कॉन्जुगेट, इस प्रकार से ना डिफाइंड है। देखो यहाँ x1 और y1 का कॉन्जुगेट, x2 और y2 का कॉन्जुगेट, xn और yn का कॉन्जुगेट। तो यहाँ क्या होगा, x1 का कॉन्जुगेट, x2 का कॉन्जुगेट, डैश डैश क्या लिखेंगे, xn का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आप लोग 11वीं क्लास में ये पढ़े हो कि यदि मान लो z बराबर क्या है, s प्लस आयोटा y, तो z का कॉन्जुगेट क्या होता है, s माइनस आयोटा y। सुनो, z इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा, तो z का कॉन्जुगेट s माइनस आयोटा y। तो z इंटू जेड का कॉन्जुगेट लिखोगे तो क्या आएगा, s प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y। तो z का कॉन्जुगेट तो क्या होगा, s का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर।
तो जेड जेड का कॉन्जुगेट तो क्या होगा एस स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो जेड जेड का कॉन्जुगेट तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जेड जेड का कॉन्जुगेट तो इसको क्या लिख सकते हैं √s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये भी जानते हो कि जेड बराबर जब एस प्लस आयोटा वाई है तो मॉड ऑफ जेड बराबर होता है √s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ √s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो जेड और जेड का कॉन्जुगेट बराबर क्या होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो यहाँ S1 का कॉन्जुगेट है तो क्या लिखेंगे मॉड ऑफ S1 का स्क्वायर। यहाँ S2 का कॉन्जुगेट है तो क्या लिखेंगे मॉड ऑफ S2 का स्क्वायर। SN का कॉन्जुगेट है तो क्या लिखेंगे मॉड ऑफ SN का स्क्वायर। क्या लिखेंगे मॉड ऑफ S1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ S2 का स्क्वायर, मॉड ऑफ SN का स्क्वायर। अब किसी भी मॉड जानते हो कि धनात्मक होता है, असम में स्क्वायर भी लगा है तो वो भी धनात्मक होता है। तो n धनात्मक संख्याओं का जो योगफल होगा कभी ऋणात्मक होगा, n धनात्मक संख्याओं का के वर्गों का योगफल, मॉड लगा तो धनात्मक हुआ, तो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल कभी ऋणात्मक होगा नहीं होगा ना, तो क्या होगा ये तो 0 होगा या कि 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो दिखा दिए कि अल्फा का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है। एंड अब देखेंगे अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 लेकर चलेंगे तो अल्फा बराबर 0 दिखाएंगे। एंड अल्फा का इनर प्रोडक्ट 0 लेकर चलते हैं तो इसी को क्या लिख सकते हैं डबल इम्प्लाइज। तो इसको लिख दो x1 s2 डैश डैश xn, x1 s2 डैश डैश xn डैश डैश का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं डबल इम्प्लाइज। तो ये होगा क्या इन दोनों का x1 का कॉन्जुगेट, s2 का कॉन्जुगेट डैश डैश xn का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आप तो ये जानते हो कि क्या होगा मॉड ऑफ s1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ s2 का स्क्वायर डैश डैश मॉड ऑफ sn का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा n संख्याओं के वर्गों का योगफल शून्य कब होगा जब सब शून्य के बराबर हो। n धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल शून्य कब होगा जब सब का मान शून्य के बराबर हो। तो यहाँ क्या आएगा x1 बराबर 0, s2 का मान 0 और sn का मान भी 0। ठीक है, तो ये सब का मान 0 होगा तो क्या लिख दोगे फिर यहाँ पे अल्फा बराबर था क्या वैसे x1 s2 डैश डैश xn था। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज अल्फा बराबर क्या लिख दोगे 0 0 0 डैश डैश 0। तो डबल इम्प्लाइज अल्फा बराबर क्या आ गया 0 वेक्टर, अल्फा बराबर 0 वेक्टर, अल्फा बराबर 0। हेंस I1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई in VNC, hence I1 property is satisfied in VNC, hence I1 property is satisfied in किसमें satisfy in VNC। कॉम्प्लेक्स नंबर के n टपल के वेक्टर स्पेस में ये I1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब क्या देखते हैं I2। तो I2 प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, यही ना टू प्रूफ, इसको क्या बोलते हैं सिमेट्री। तो टू सो दैट दिखाना ये है कि अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट बराबर
बीटा अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, बीटा अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसी को लिखते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे y1 y2 डैश डैश yn, इसको लिखेंगे s1 s2 डैश डैश xn, ऐसे अभी कॉन्जुगेट लगा दो। परिभाषा से क्या हो जाएगा, ये y1 s1 का कॉन्जुगेट, y2 s2 का कॉन्जुगेट, yn xn का कॉन्जुगेट, ये होगा। अब बार लगाओ। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, इसी को इसको अलग अलग बार y1 s1 का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, y2 s2 का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, डैश डैश yn xn का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि आप जानते हो कि z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। साथ ये भी होता है कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो सबका अलग अलग कॉन्जुगेट कर दिए। साथ ही साथ ये भी होता है कि z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर z, z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर z। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी को y1 का कॉन्जुगेट s1 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, y2 का कॉन्जुगेट s2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, डैश डैश ये yn का कॉन्जुगेट, ये क्या आएगा xn के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ये क्या हो जाएगा, देखो y1 का कॉन्जुगेट s1, y2 का कॉन्जुगेट s2, डैश डैश yn का कॉन्जुगेट sn। ठीक है। अभी आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। ठीक है। तो इसको उल्टे क्रम में लिख सकते हैं। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो x1 y1 का कॉन्जुगेट, ये s2 y2 का कॉन्जुगेट, डैश डैश ये होगा sn yn का कॉन्जुगेट। और ये किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट। ये क्या है, अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट। तो हम लेकर क्या चले थे, राइट हैंड साइड लेकर चले थे। क्या लेकर चले थे हम, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है क्या, राइट हैंड साइड लेकर चले थे, यानी हम लेकर चले थे बीटा अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लेकर चले थे। तो हम दिखा दिए क्या, ये आ गया अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लिए कर चले थे राइट हैंड साइड, बीटा अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लेकर चले थे, तो दिखा दिए कि उसका मान अल्फ़ा बीटा के इनर प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है। हेंस I2 प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाई इन V and C। हेंस I2 प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाई इन इसमें V and C। ठीक है। अब क्या देखते हैं I3। तो I3 में क्या बोलते हैं, I3 में लीनियरिटी। तो क्या दिखाना होगा, टू सो दैट दिखाना होगा A अल्फ़ा और प्लस B बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट बराबर क्या दिखाना है, A इंटू अल्फ़ा गामा का इनर प्रोडक्ट और B इंटू बीटा गामा का इनर प्रोडक्ट, यही ना दिखाना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले फॉर इट इसके लिए A अल्फ़ा B बीटा पहले निकाल लो। A अल्फ़ा का मान क्या है, x1 s2 डैश डैश xn, B ये क्या है y1 y2 डैश डैश yn,
तो ए का अंदर गुणा कर लो, तो क्या होगा AX1 AX2 डैश डैश AXN, ठीक है। ये क्या होगा BY1 BY2 डैश डैश BYN, ठीक है। अब क्या लिखेंगे AX1 प्लस BY1 AX2 प्लस BY2 डैश डैश AXN प्लस BYN, ऐसे ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ए अल्फ़ा और बी बीटा और कामा गामा में लगाते हैं इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको जब लगाएंगे तो क्या मिलेगा, इसको तो पहले लिख लो क्या, AX1 प्लस BY1 AX2 प्लस BY2, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं लगेगा ना, हाँ क्या नहीं लगेगा प्लस, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके साथ जुड़ेगा, कामा लगेगा ना, हाँ डैश डैश ये ऐसे। तो ये होगा AS1 प्लस BY1 AS2 BY2 डैश डैश AXN प्लस BYN, ऐसे इस प्रकार आ गया। नहीं, इतना लिखने के बाद क्या आ गया, गामा की वैल्यू रखोगे ना, Z1 Z2 डैश डैश ZN, ये सबसे कमीनी। अब देखो इसको क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लाई इनटू इसके फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कंपोनेंट के मल्टीप्लाई कंपोनेंट के कॉन्जुगेट के साथ, है ना। इसको क्या लिखेंगे डेफिनेशन से, AX1 और BY1, और ये क्या लिख देंगे Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। AX2 BY2 Z2 का कॉन्जुगेट डैश डैश AXN BYN, और ये क्या होगा ZN का कॉन्जुगेट, ऐसे आ गया, है ना। ये परिभाषा से आ गया। प्लस बीच बीच में लगता जाता है ना, यहाँ प्लस लगेगा डैश डैश यहाँ है। अब देखो क्या करेंगे, अब Z1 का सबके साथ गुणा कर दो, AX1 Z1 का कॉन्जुगेट और BY1 Z1 का कॉन्जुगेट प्लस AX2 Z2 का कॉन्जुगेट और BY2 Z2 का कॉन्जुगेट डैश डैश AXN ZN का कॉन्जुगेट BYN और ZN का कॉन्जुगेट। अब क्या करेंगे, जिसमें A है उनको इकट्ठा कर लो, तो ये X1 Z1 का कॉन्जुगेट AX2 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस डैश डैश AXN और ZN का कॉन्जुगेट, ऐसे। और प्लस इसको क्या लिखेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट BY2 Z2 का कॉन्जुगेट BYN ZN का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इससे हम क्या कॉमन लेंगे, AX1 Z1 का कॉन्जुगेट S2 Z2 का कॉन्जुगेट डैश डैश XN ZN का कॉन्जुगेट प्लस BY1 Z1 का कॉन्जुगेट Y2 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस डैश डैश YN ZN का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, देखो अल्फ़ा गामा का इनर प्रोडक्ट है ना, ये अल्फ़ा और ये गामा का इनर प्रोडक्ट, ये लिखो B, ये बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट। तो आ गया देखो A अल्फ़ा और प्लस B बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट बराबर ये होगा। हेंस I3 property is also satisfy in VNC. Hence I3 property is also satisfy in VNC, ठीक है। therefore
क्या लिखेंगे वी एन सी और ये फंक्शन और ये ब्रैकेट लगा दिए इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। प्रूफ हो गया।